हाय दोस्तों, केमिस्ट्री पेज में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर हो चुका है जिसकी डेट थी 12 मार्च को। आई होप आप लोगों ने पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छी तरह से किया होगा और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों के इस क्वेश्चन पेपर में अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज ये जो 12 मार्च का केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है इसको मैं आज एनालिसिस करने वाला हूं और इस क्वेश्चन पेपर में मैं केवल ऑर्गेनिक के पोर्शन को एनालाइज करूंगा कि हमें क्वेश्चन किस तरह से अटेम्प्ट करने हैं और क्या उनके आंसर हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वैसे तो सीबीएसई ने जो है क्वेश्चन पेपर कई कोर्स में निकाला है, तो मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर आया है वो है सेट ए यानी सेट 1 है और इसका कोड है 56/2/1। तो आप सब लोग इस जिसका ये क्वेश्चन पेपर है वो आप अपने सामने रखिए। मैं क्वेश्चन पेपर पढ़ते जाता हूं और उनको 1 बाय 1 सॉल्व करते जाता हूं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो शुरू करते हैं क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। तो ये जो है सेट ए है, मैंने जैसे आपको बताया, तो जिन जिन के पास सेट ए है वो लोग आप क्वेश्चन पेपर निकाल लीजिए और मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन पढ़ के उनको सॉल्व करता हूं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, तो सबसे पहले इसमें सेक्शन ए है। सेक्शन ए जो है 1 मार्क्स का होता है और इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 ये बोलता है कि 3 कंपाउंड हमारे पास है। एक है एनिलीन, दूसरा है ट्राइमिथाइल अमीन और तीसरा हमारे पास है C2H5NH2। तो इन तीनों का 1 2 3 इन तीनों का बेसिक ऑर्डर क्या होना चाहिए ना, किसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी किसकी कम होगी। चलिए देखो दोस्तों, ये दोनों एलिफेटिक अमीन है, ये एरोमेटिक अमीन है। आपको मालूम होना चाहिए कि एरोमेटिक अमीन रेजोनेंस की वजह से सबसे कम बेसिक होते हैं, तो ये 1 नंबर सबसे कम बेसिक होगा। अब देखिए, ये वाला एक प्राइमरी अमीन है और ये वाला टर्सरी अमीन है। टर्सरी अमीन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन होता है तो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, इसलिए जो है टर्सरी अमीन प्राइमरी अमीन से ज्यादा बेसिक होगा। सबसे ज्यादा बेसिक सेकेंडरी ये वाला, उसके बाद ये और उसके बाद ये इस तरह से सॉल्व होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है कि हमारे पास 2 कंपाउंड है, एक है क्लोरोबेंजीन और दूसरा है साइक्लोहेक्साइल क्लोरीन। ठीक है, इन दोनों में विच विल बी मोर रिएक्टिव है दोस्तों, मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN रिएक्शन है ना। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन जल्दी देगा या किसका रेट ऑफ रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जल्दी होगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात तो ये है एक एरोमेटिक कंपाउंड और ये है एक एलिफेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो अगर मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करूं तो एलिफेटिक कंपाउंड का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रेट ज्यादा होगा और इसका कम होगा, इसीलिए जो है ये वाला कंपाउंड SN रिएक्शन फास्ट देगा और ये वाला कंपाउंड कम देगा। दूसरा रीजन आप देखिए, SN1 रिएक्शन में हमें करना क्या होता है, इस क्लोरीन को हटाना होता है। ठीक है दोस्तों, और इसकी जगह में एक कोई ग्रुप आ जाएगा। अब देखिए यहां पर जो है sp3 कार्बन है और यहां पर sp2 कार्बन है। ठीक है, और sp2 कार्बन के साथ साथ यहाँ पर रेजोनेंस है, जबकि यहाँ पर जो है रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड नहीं है, तो इस डबल बॉन्ड को हटाना मुश्किल है और इस बॉन्ड को हटाना इजी है। जिस बॉन्ड को हटाना मुश्किल वहां रेट ऑफ रिएक्शन स्लो, तो इसीलिए जो है रेट ऑफ रिएक्शन जो है साइक्लोहेक्साइल क्लोरोबेंजीन का ज्यादा होगा और साइक्लोहेक्साइल क्लोरीन का ज्यादा होगा और क्लोरोबेंजीन का कम होगा। चलिए, तो ये 2 पॉसिबल रीजन आपको ध्यान में रखने हैं, एक तो रेजोनेंस वाला और दूसरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि बेसिक स्ट्रक्चर डिफरेंस बिटवीन है ना, बेसिक स्ट्रक्चर डिफरेंस बिटवीन दीज कंपाउंड, और कौन कौन से मांग रहा हो, वो बोल रहा है स्टार्च एंड सेल्यूलोज में बेसिक स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या होता है। चलिए देखिए, दोनों क्या है,
पॉलीसैकेराइड है। स्टार्च जब डिग्रेड होगा तो क्या होगा, स्टार्च दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक एमाइलोज, एमाइलोज है ना, एमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, ठीक है दोस्तों। और दोनों ही जो है किसके मिलकर बने होते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज के बने होते हैं, यानी अगर आप स्टार्च को डिग्रेड करेंगे तो अल्फा डी ग्लूकोज मिलेगा, ठीक है। अमाइलोज जो है एक स्ट्रेट चेन पॉलीमर है, तो इसमें अल्फा डी ग्लूकोज 1,4 लिंकेज से जो है बाइंडेड होंगे, जबकि अमाइलोपेक्टिन एक ब्रांच चेन पॉलीमर है, तो इसमें जो अल्फा डी ग्लूकोज है 1,6 लिंकेज से कनेक्ट होंगे, ठीक है। अगर मैं सेलुलोज की बात करूं तो सेलुलोज पॉलीसैकेराइड है, सेलुलोज में होता है बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। और ये पूरा के पूरा एक स्ट्रेट चेन पॉलीमर है जिसमें 1,4 लिंकेज होती है, ठीक है। तो सारे बीटा डी ग्लूकोज जो है 1,4 लिंकेज से कनेक्ट होंगे, ये एक बेसिक डिफरेंस है इसमें। चलिए ये भी हो गया। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। और क्वेश्चन नंबर 5 का और पोर्शन ये बोल रहा है कि जब डीएनए का हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें क्या मिलता है। देखिए दोस्तों, जब भी डीएनए का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड किसके बने होते हैं, 3 चीजों के बने होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। एक होता है इसमें पेंटोज शुगर, दूसरा होता है इसमें फॉस्फेट ग्रुप, और तीसरा होता है इसमें नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। और नाइट्रोजनस बेस 2 टाइप के होते हैं, एक पिरिमिडीन और एक प्यूरिन। तो इसको अगर आप एक ही नंबर का है तो इसको आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं इस तरह से, है ना दोस्तों। चलिए, तो ये एक इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं। अगर आपको टाइम मिलता है तो इसमें और आप एक्सटेंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। तो ये था सेक्शन ए। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी की, ठीक है। सेक्शन बी जो है 2 मार्क्स का है। और इस सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 12 इस पे डिस्कस करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 12 पे। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखिए, तो ये है, यहाँ पे इसने दे रखा है बेंजोइक एसिड, और बेंजोइक एसिड का NH3 नहीं है, PCl5 है, तो कंपाउंड बन रहा है A, और PCl5 दोबारा से है ये PDBaSO4 और H2, और कंपाउंड बन रहा है B। तो इसका पहला पार्ट ये है ना। तो ये बोल रहा है कि A और B बताओ, ठीक है। अब देखिए, जब भी कोई एसिड PCl5 के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, उसका PCl5 तो क्या होगा, OH रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे जो A कंपाउंड बनाएगा हमारा वो होगा COCl, ठीक है दोस्तों। तो A बनेगा बेंजोइल क्लोराइड। और आपको मालूम है कि बेंजोइल क्लोराइड जब PDBaSO4 के साथ रिएक्शन करेगा, इसका मतलब कौन सी रिएक्शन होगी यार, रोजेनमुंड रिएक्शन, ठीक है। रोजेनमुंड रिएक्शन में क्या होगा, इसका रिडक्शन होगा, और रिडक्शन होगा तो HCl निकल जाएगा और एक H यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे बनने वाला है CHO, बेंजेल्डिहाइड। तो A वाला हो गया बेंजोइल क्लोराइड और B वाला हो गया बेंजेल्डिहाइड, ठीक है। ये दोनों रिएजेंट किसके हैं, रोजेनमुंड रिडक्शन के। चलिए, तो इसका A पार्ट हो गया। अब इसका B पार्ट है। इसका B पार्ट है क्वेश्चन नंबर 12 का, कि आपको दे रखा है CH3Cl, है ना, और इस ऊपर लिखा है CH3MgBr और H2O+, ऐसा कुछ लिखा है। और यहाँ पे A बना है ना, और A में ZnHgNH2 जिंक अमलगम, और इधर लिखा है HCl लिखा है, ठीक है। और कंपाउंड बना है B। तो ये बोल रहा है आइडेंटिफाई A एंड B। अब देखिए, हमारे पास है CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है दोस्तों, और यहाँ CH3MgBr, तो CH3MgBr होगा। ये वाला पोर्शन जो है माइनस, ये वाला पोर्शन प्लस, ठीक है। इस पे ऐसा होगा तो ये यहाँ आएगा और ये यहाँ चला जाएगा, ठीक है।
अब क्या होगा देखो, CH3C और इस पे आएगा हमारे पास डबल बॉन्ड NMgBr और इधर जुड़ जाएगा C। अब सेकंड रिएक्शन क्या होगी, H2O की होगी। ठीक है दोस्तों, तो H2O होगा तो क्या होगा, ये यहां से HN, ये होगा देखो H2O, तो H2 इसके साथ आ जाएगा पूरा के पूरा और O यहाँ पे आ जाएगा। तो कुल मिला के ये पूरा की पूरा बॉन्ड निकल जाएगा और इसकी जगह में क्या आ जाएगा, O आ जाएगा। तो हमारे पास बनने वाला है CH3C डबल बॉन्ड O, CH3 प्लस Mg और एक तरफ है Br और दूसरी तरफ है NH2। ठीक है, तो ये बना। तो कुल मिला के हमारे पास जो A वाला कंपाउंड है, A बनेगा एसीटोन। ठीक है दोस्तों, और जब एसीटोन का हम इसके साथ, ये है जिंक अमलगम और इसको हम बोलते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन। तो इसका मतलब CO ग्रुप, जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाएगा CH2 ग्रुप में। ठीक है, तो यहां पर एसीटोन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एक एल्केन में, CH3 CH2 CH3। तो B वाला कंपाउंड हमारा हो जाएगा प्रोपेन। A कंपाउंड एसीटोन, B प्रोपेन, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन होगा तो कार्बोनिल कंपाउंड गेट रिड्यूस इनटू हाइड्रोकार्बन। तो हमें CO की जगह में क्या लगा देना है, CH2 लगा देना। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 12 के दो पार्ट थे, A और B, तो उनको इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, नहीं अब है सेक्शन C है दोस्तों। तो हो गया हमारे पास सेक्शन C, और सेक्शन C जो है 3 मार्क्स का है। और यहां पे मैं क्वेश्चन नंबर ले रहा हूं 20, क्वेश्चन नंबर 20 सेक्शन C का। ठीक है, इसमें बोल रहा है पिक आउट ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग, पिक आउट ऑड वन फ्रॉम फॉलोइंग। ठीक है, तो आपको जो है कुछ ऑप्शन दिए हैं, उनमें से आपको ऑड वन छांटना है, यानी जो थोड़ा सा अलग बिहेवियर शो करता है। तो यहां पे ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का क्वेश्चन है। तो यहां पर लिखे हैं इक्वेनिल, एक ड्रग्स का नाम है, दूसरा है सैकोनिल, सैकोनल, तीसरा है बिथियोनल और चौथा है लूमिनल। ठीक है दोस्तों, ये बोल रहा है कि इनमें ऑड वन क्या है। ठीक है, इक्वानिल जो ड्रग है वो ट्रैंक्विलाइजर है। ट्रैंक्विलाइजर कौन सी ड्रग होती है, जो कि CNS पे अटैक करती हैं और मेंटल डिसऑर्डर को ट्रीट करती हैं। ठीक है, सैकोनिल भी सेम क्या है, ट्रैंक्विलाइजर है, और लूमिनल भी क्या है, ट्रैंक्विलाइजर है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी के सारी 1, 2 और 3 ये क्या है, CNS के डिसऑर्डर को ट्रीट करने का, जैसे एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, हाइपरटेंशन हो गई। लेकिन जो बिथियोनल है ये है एंटीसेप्टिक। ठीक है, तो देखिए ये यहां पर ऑड वन हो गया। बिथियोनल एक एंटीसेप्टिक है, और एंटीसेप्टिक क्या करता है, एंटीसेप्टिक बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करता है या उन्हें किल करता है। तो ये वाला ऑड वन हो गया। बाकी तीनों क्या करते हैं, बैक्टीरिया को किल नहीं करते, इनका मैकेनिज्म दूसरा है। ठीक है, तो ये ऑड वन हो गया। चलिए नेक्स्ट, इसी का और है ना, 20 का और में पूछा है कि कुछ कंपाउंड दे रखे हैं, कैटेगरी दे रखे ड्रग्स के, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, और तीसरा दे रखा है एनायनिक डिटर्जेंट। ठीक है, तो ये पूछा कि इनको आप डिफाइन कीजिए। तो देखिए दोस्तों, इनमें लिखना क्या है, इनमें 2 लाइन में डेफिनेशन देनी है और एग्जांपल देना है। देखिए, एंटीबायोटिक वो सब्सटेंस होते हैं जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं या बैक्टीरिया को किल करते हैं। ठीक है, तो उनको हम एंटीबायोटिक बोलेंगे। एंटीबायोटिक बहुत सारी है, जैसे पेनिसिलिन हो गई, ठीक है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो गई, बहुत सारी मेडिसिन है, तो आप बहुत सारे नाम लिख सकते हैं। एंटीसेप्टिक वो सब्सटेंस होते हैं जो कि बैक्टीरिया को
किल करते हैं, लेकिन कौन सी जगह किल करते हैं? लिविंग सरफेस पे किल करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग यूज करते हैं डिटॉल, तो डिटॉल एक तरह का एंटीसेप्टिक हो गया, ठीक है। आयोडीन का टिंचर, टिंचर ऑफ आयोडीन भी जो है एंटीसेप्टिक यूज होता है। एनआयनिक डिटर्जेंट, देखिए दोस्तों एनआयनिक डिटर्जेंट वो कंपाउंड होते हैं जिनमें कि माइनस चार्ज इंपॉर्ट होता है, एनआयनिक, ठीक है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है सोडियम लॉरिल सल्फेट, और उसमें कौन सा होता है? SO3Na, इस तरह का उसमें ग्रुप लगा होता है। तो सोडियम लॉरिल सल्फेट एक तरह का एनायनिक डिटर्जेंट है, और आपको मालूम है डिटर्जेंट क्या करता है? हार्ड वाटर में भी जो है कपड़ों से डर्ट को इजिली हटा देते हैं। और सोडियम लॉरिल सल्फेट एकदम 100% बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। तो इसके बारे में इस तरह आपको एक्सप्लेन करना है। चलिए हो गया, ये काफी इजी क्वेश्चन है, इसको आप अपनी टेक्स्ट बुक से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 21। हाँ 21 थोड़ा सा टिपिकल है। तो 21 में पूछा है आपके पास एक कंपाउंड है C4H9Br, है ना दोस्तों। अब इसके बारे में आपको क्या क्या एक्सप्लेन करना है, देखो। एक तो इस कंपाउंड से आपको एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का नाम लिखना है, इसी से, है ना, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। दूसरा, इससे एक ऐसा कंपाउंड आपको बनाना है जो SN2 रिएक्शन फास्ट देता है, ठीक है। तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, एक और है उसको मैं अभी बताने वाला हूं। तो पहले हम बात करते हैं कि इससे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन बनेगा। देखिए दोस्तों, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिनमें कैरल कार्बन होता है, और कैरल कार्बन वो कार्बन होता है जिसके चारों तरफ अलग अलग ग्रुप होते हैं। देखिए, तो अगर मैं ये चार यहां लिखूं और यहां पे मैं Br लगा दूं, Br लगा तो देखो ये ऑप्टिकल एक्टिव हो गया। तो यहां H, यहां CH3 और यहां CH2 एंड CH3, ठीक है। तो 1 2 3 और 4, तो ये कौन सा कार्बन? कैरल कार्बन हो गया। तो कैरल कार्बन वाला कंपाउंड क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो इसका नाम होगा 2-ब्रोमोब्यूटेन। तो 2-ब्रोमोब्यूटेन एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बनेगा इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि SN2 रिएक्शन फास्ट कौन देगा। देखिए दोस्तों, SN2 रिएक्शन फास्ट वो एल्किल हैलाइड देंगे जो प्राइमरी होंगे, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे आप एल्किल हैलाइड प्राइमरी से टर्सरी की तरफ जाएगा वो SN1 रिएक्शन फास्ट देगा। तो आपको इससे एक प्राइमरी एल्किल हैलाइड बनाना है, और प्राइमरी एल्किल हैलाइड कौन सा होता है? सिंपल CH2 एंड Br, ठीक है। तो ब्रोमोब्यूटेन यानी नॉर्मल ब्रोमोब्यूटेन जो है SN2 फास्ट देगा। जैसे आप Br को पोजीशन चेंज करोगे तो सेकेंडरी टर्सरी बनता जाएगा, फिर वो SN1 की तरफ आएगा, ठीक है। तो ये दो कंप्लीट हो गए। अब इसी में तीसरा क्वेश्चन है इसी में, है ना। तो ये बोल रहा है कि ऐसा कोई दो आइसोमर बनाइए, ठीक है। 2 आइसोमर्स gives same product on dehydrohalogenation, ठीक है। यानी dehydrohalogenation करेंगे, Br और H को निकाल देंगे, तो कौन से जो है इसके सेम प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। अब पहले आप इसके सारे आइसोमर बना लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो एक आइसोमर हो गया ये, एक आइसोमर हो गया ये, ठीक है, और एक आइसोमर हो गया ये, ठीक है, और एक आइसोमर हो गया ये। तो ये इसके 4 आइसोमर बन सकते हैं। नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड, 2-ब्रोमोब्यूटेन, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, है ना, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, और यहां पे हो गया आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है। तो ये इसके 4 आइसोमर बन सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब अगर मैं इन दोनों आइसोमर की बात करूं तो जो है, अगर मैं इनसे डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करता हूं तो, ठीक है दोस्तों, यहां से Br हटेगा तो यहां लगेगा, तो ये होगा 1 ब्यूटीन, और यहां से अगर Br हटेगा तो इसका बनेगा 2 ब्यूटीन। इसका मतलब ये दोनों आइसोमर के डिहाइड्रोहैलोजिनेशन से
अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन देखिए अगर मैं इसका डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करता हूं अल्कोहलिक QH में, तो Br यहां से जाएगा और H किसी एक बीटा कार्बन से निकल जाएगा, तो यहां पर आने वाला है डबल बॉन्ड। ठीक है, तो इसका मतलब टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का जब हम डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करेंगे तो जो है ये बनेगा आइसोब्यूटाइलिन, या इसको हम नाम देंगे 2 मिथाइल प्रोपीन, ऐसा बनेगा। ठीक है, अब इसमें देखिए इसका भी अगर हम डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करते हैं अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में, तो Br यहां से जाएगा और डबल बॉन्ड सॉरी बीटा कार्बन ये है, तो इस कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा, तो इसका मतलब जो है अगर मैं HBr हटा दूं तो अगेन यहां पर डबल बॉन्ड लगेगा, तो इसका नाम भी हो गया सेम 2 मिथाइल प्रोपीन। तो ये दो आइसोमर कौन से, आइसोब्यूटाइलिन ये वाला और टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का डीहाइड्रोजनेशन करेंगे तो हमें 2 मिथाइल प्रोपीन सेम प्रोडक्ट मिलेगा। तो आंसर हो गया ये, और इस तरह इसको सॉल्व करना है। ठीक है, और डीहाइड्रोहेलोजिनेशन मैंने आपको बता ही रखा है कि जो है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में जो हाइड्रोजन है वो हमेशा उस बीटा कार्बन से रिमूव होगा जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे, तो उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। चलिए, तो सेक्शन सी ये हो गया 21 वाला क्वेश्चन। अब हाँ, अब है क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, इन रिएक्शन को कंप्लीट कीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट है इसमें ये और Cn। ठीक है, और यहां पे लिखा है H2 और निकल। ठीक है, और दूसरा है यहां पे है CH3, हाँ ये है Br, ये है N2Cl। ठीक है, पहले इन दोनों को कर लेते हैं, एक और हमारे पास, और यहां पे लिखा है H3PO2 प्लस H2। चलिए देख लेते हैं। देखो यहाँ पे Cn है, Cn का मतलब C ट्रिपल बॉन्ड N है, और ये है H2 निकल। H2 निकल का काम क्या होता है, रिडक्शन करना, तो क्या करेगा ये ट्रिपल बॉन्ड को किस में कन्वर्ट कर देगा, सिंगल बॉन्ड में। तो यहां पर तो है सिंपल सी बात है, आएगा CH2N NH2। ठीक है, तो ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ब्रोमो और मिथाइल। ठीक है, अब यहां पे यह है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड प्लस H2। देखिए दोस्तों, हाइपोफॉस्फोरस एसिड और H2 का काम क्या होता है, इस डाइजोनियम सॉल्ट के N2Cl को पूरी तरह से हटा देना और इसको कन्वर्ट कर देना बेंजीन में, तो केवल ये पूरा के पूरा ग्रुप हट जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो यहां पर हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा ये Br और यहां पर ये CH3, यानी ऑर्थोब्रोमोटोलुईन। तो इस तरह से है ये रिएक्शन हमें कंप्लीट करनी है। ठीक है, अब इसका तीसरा पार्ट है, जो रिएजेंट दिए हैं, रिएजेंट का आपको वर्क समझ में आना चाहिए, तभी आप उस रिएक्शन को कंप्लीट कर पाएंगे। तीसरा है सी, है ना, तो यहां पर दिया है CH2NH2 बेंजाइल अमीन, और प्लस यहां पर लिखा है प्लस CHCl3 और एल्कोहलिक KOH। तो अब क्या बनेगा, देखिए दोस्तों, अब सबसे पहले ढूंढिए कि इन दोनों का काम क्या होता है ना। अब देखिए दोस्तों, ये दोनों जो है कार्बाइल अमीन रिएजेंट है ना, ये दोनों जो है जब यूज होते हैं तो वहां पे कार्बाइल अमीन रिएक्शन होती है, और कार्बाइल अमीन रिएक्शन में क्या होगा, एक अमीन किस में कन्वर्ट होगा, आइसोसाइनाइड में, तो केवल अमीन ग्रुप पे फर्क पड़ेगा, तो यानी CH2NC हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसका नाम होगा बेंजाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो ये कार्बाइल अमीन रिएक्शन आपको करवानी है। तो कार्बाइल अमीन में NH2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बाइल अमीन, दैट्स ऑल। चलिए, तो इस तरह करना आपको। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 22 का कन्वर्जन, हाँ ये है और वाला है दोस्तों। तो 22 में आप देखिए 22 का और वाला, और 22 और वाला बोल रहा है कि कन्वर्जन कीजिए, आप कन्वर्जन कीजिए। अब क्या से क्या बोल रहा है जी, हाँ, तो पहला कन्वर्जन है
NHCO CH3, ठीक है। इसको बोल रहा है कि एन फिनाइल, इसका नाम है एन फिनाइल एसिटामाइड। एन फिनाइल एसिटामाइड से हमें बनाना है पैराब्रोमो एनिलीन, ब्रोमो एनिलीन, ठीक है। इस टाइप का कन्वर्जन वैसे मैं करवा चुका हूं, फिर भी आप यहाँ पे देखिए। अब देखिए यहाँ पर जो है, जब हम एनिलीन का एसाइलेशन कराएं तो हमें इस टाइप का प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। अगर हम इससे देखिए, इसका हम डायरेक्ट करवाएं ब्रोमिनेशन, ठीक है, तो ब्रोमिनेशन होगा तो क्या होगा, ये वाला ग्रुप एक ऑर्थो और पैराडाइटिक ग्रुप है, तो यहाँ पे बन जाएगा पैराब्रोमो एन फिनाइल एसिटामाइड, ठीक है, पैराब्रोमो। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस ग्रुप को NH2 ग्रुप में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसका करेंगे हम हाइड्रोलाइसिस। तो क्या होगा, ये CH3COOH माइनस CH3COOH निकल जाएगा और NH किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 में, तो हमें मिल जाएगा पैराब्रोमो एनिलीन, ठीक। तो ये एनिलीन वाले सेक्शन में इसको हम इस तरह सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहला कन्वर्जन हो गया। कन्वर्जन सेकंड, ये पूछ रहा है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से N2Cl से हमें बनाना है, क्या बनाना है, नाइट्रोबेंजीन, है ना दोस्तों। तो नाइट्रोबेंजीन तो बहुत सिंपल है। पहला इसका हम कर देंगे, इसको इस पूरे ग्रुप को हटाएंगे और इसको बेंजीन में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमारे पास तरीका है इथेनॉल, C2H5OH, ठीक है। और दूसरा जैसे अभी H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड एंड H2, दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। तो क्या होगा, पूरा की पूरा N2Cl ग्रुप हट जाएगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन में। और अब बेंजीन का आप करवा दीजिए नाइट्रेशन, तो कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज करेंगे तो जो है बेंजीन पे क्या ग्रुप बेस्ड हो जाएगा, नाइट्रोबेंजीन, इजीली है, ठीक है। और एक और तरीका है, चलिए एक और तरीका मैं आपको बता देता हूं। इस ग्रुप में हम करेंगे HBF4 माइनस, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा फ्लोरोबेंजीन, और इसका करेंगे NaNO2Cu गरम करेंगे तो F ग्रुप हट जाएगा, उसकी जगह में लग जाएगा नाइट्रोबेंजीन। तो ये दोनों तरीके से आप उसको बना सकते हैं। चलिए ऐसा कन्वर्जन मैंने कन्वर्जन वाले वीडियो में बताया है, ठीक है। अगर आपको ध्यान होगा तो इजीली हो जाएगा। अब तीसरा कन्वर्जन है यहाँ पे बेंजोइक एसिड से एनिलीन, ठीक है दोस्तों। तो ये तीसरा कन्वर्जन है, बेंजोइक एसिड से बना रहे हैं हम एनिलीन, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, बेंजोइक एसिड का आप पहले कर दीजिए NH3 के साथ रिएक्शन, तो क्या होगा, बेंजोइक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा अमोनियम बेंजोएट में। और अगर इसको हम गर्म करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक बेंजामाइड, है ना, CONH2, तो NH3 यहाँ से निकल जाएगा। और आपको पता है अमाइड से अमीन बनाने वाला सिंपल सा मेथड है, कौन सा, हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। तो Br2 and KOH, Br2 और KOH करेंगे तो अमाइड ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सीधे अमीन में, तो हमारे पास एनिलीन बन जाएगा। चलिए, तो ये था कन्वर्जन। आई होप आपने इसी तरह कन्वर्जन किए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन सी की तरफ हम जा रहे हैं ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव रीजन, क्वेश्चन नंबर 23, गिव रीजंस, ठीक है, कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ऐसा क्यों होता है। पहला रीजन है आपके बाद, ये बोल रहे हैं वाई benzoic acid is more acidic than CH3COOH। एसिडिक एसिड और बेंजोइक एसिड को हम कंपेयर करें तो बेंजोइक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है। ये ऐसा क्यों होता है, अब देखिए दोस्तों, एसिड की एसिडिटी किस पे डिपेंड करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। अगर मैं बेंजीन का नेचर देखूं तो हम ये बोल सकते हैं कि बेंजीन इज लेस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग देन CH3। तो CH3 अगर बेंजीन को कंपेयर करो तो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डोनेशन पावर कम है और CH3 की इलेक्ट्रॉन डोनेशन पावर बेंजीन से ज्यादा है, ठीक
ठीक है। तो बेंजीन की जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन पावर कम होगी तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन जितना कम होगा एसिडिटी उतनी बढ़ेगी, उतनी ही जल्दी हम प्रोटॉन को हटा सकते हैं। तो इसीलिए जो है ये वाला जो है ज्यादा एसिडिक होगा और एसिडिक एसिड कम एसिडिक होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इसके पीछे ये रीजन लिख लेना। दूसरा है, ये पूछ रहा है कि आपके पास है एक मिथेनल HCHO, ठीक है, और दूसरा है आपके पास इथेनल CH3CHO। तो दोनों जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अगर भाग लेंगे तो जो है फॉर्मल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है और एसिटिल्डिहाइड कम रिएक्टिव होता है। रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल, है ना। तो ये जल्दी अटैक करेगा, ये देर में अटैक करेगा, ऐसा क्यों होता है? चलिए देख लेते हैं। अब देखो, अगर मैं इसको बनाऊं HC डबल बॉन्ड हो प्लस न्यूक्लियोफाइल और यहां पर CH3H डबल बॉन्ड हो एंड न्यूक्लियोफाइल। अब देखिए दोस्तों, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर होता है माइनस चार्ज, यहाँ पे माइनस चार्ज, और यहाँ पोलैरिटी इस तरह क्रिएट होगी, यहाँ भी पोलैरिटी इस तरह क्रिएट होगी। तो इस पे आ जाएगा माइनस चार्ज और कार्बन पे आ जाएगा प्लस चार्ज, है ना। कार्बन पे प्लस चार्ज, इस पे माइनस चार्ज। अब देखिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है, एक चीज ध्यान रखना, जब किसी कार्बोनिल कंपाउंड में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है? द मैग्नीट्यूड ऑफ प्लस चार्ज ऑन कार्बन, है ना। क्योंकि इस पे माइनस चार्ज है तो कार्बन पे जितना प्लस चार्ज बढ़ेगा उतनी ही रिएक्शन फास्ट होगी, ठीक है। अब देखिए यहां पर H और H है, H और H दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेशन है, लेकिन CH3 जो है हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन है। तो CH3 जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इस प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड उतना ही कम होगा। तो अगर मैं इस प्लस चार्ज और इस प्लस चार्ज को कंपेयर करूं तो इसका मैग्नीट्यूड कम है, यानी इसका मैग्नीट्यूड कम है और इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा उसकी रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट, इसीलिए जो है मिथेनॉल की रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी और इथेनॉल की रेट ऑफ रिएक्शन इसके मुकाबले कम होगी। चलिए, तो इस प्लस चार्ज के मैग्नीट्यूड का ही आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो गिव रीजन हो गया है ना। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बी, ये इसका ए पार्ट था, अब है पार्ट बी। तो पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 23 का पार्ट बी है। तो पार्ट बी में पूछ रहा है कि केमिकल टेस्ट, है ना। तो केमिकल टेस्ट टू डिफरेंशिएट, और किसको डिफरेंशिएट कर रहा है? देखिए दोस्तों, दो कंपाउंड हमारे पास, एक है CH3CH2CHO प्रोपेनल और दूसरा है प्रोपेनोन CH3COCH3, ठीक है। चलिए, तो दो कंपाउंड को हम केमिकली टेस्ट से डिस्टिंग्विश करना चाहते तो कैसे होगा? देखो, यहां पर है एल्डिहाइड ग्रुप और यहां पर है कीटोन ग्रुप, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि दो ऐसे टेस्ट है जो एल्डिहाइड और कीटोन को डिफरेंशिएट करते हैं। कौन कौन से टेस्ट? एक है टॉलेंस रेजेंट, टॉलेंस टेस्ट, और दूसरा है फेलिंग टेस्ट, ठीक है। तो टॉलेंस रेजेंट क्या है? केवल एल्डिहाइड पॉजिटिव देता है, लेकिन जो है कीटोन पॉजिटिव नहीं देते हैं। फेलिंग टेस्ट भी जो है एल्डिहाइड पॉजिटिव देता है और कीटोन पॉजिटिव नहीं देता है। और तीसरा टेस्ट है आयोडोफॉर्म टेस्ट, I2 और NaOH, लेकिन आयोडोफॉर्म कभी भी एल्डिहाइड नहीं देगा और कीटोन आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देगा। तो इन तरह से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अच्छा, टॉलेंस टेस्ट में जो है सिल्वर मिरर बनता है, फेलिंग सॉल्यूशन में एक रेड कलर बनता है, और I2 NaOH में CH3 का येलो पीपीटी बनता है। ये मैंने डिस्टिंग्विश में बता रखा है। चलिए, तो बी हो गया, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 23 के दोनों पार्ट हो गए, ए और बी। चलिए, तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 24, है ना। क्वेश्चन नंबर 24, अच्छा 24 बहुत पूछ रहा है कि ABC, ए बी और सी, ये टेक्सटुअल क्वेश्चन है ना। इसमें पूछ रहा है कि माल्टोज का अगर हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे,
तो क्या मिलेगा, देखिए दोस्तों माल्टोड किसका बना होता है, अल्फा डी ग्लूकोज का बना होता है, और सारे जो मोनोमर है वो किस लिंकेज से बाइंड होते हैं, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से। तो ये लिखना है आपको, ठीक है। बी वाला बोल रहा है कि अल्फा हेलिक्स ऑफ प्रोटीन में किस तरह के बॉन्ड होते हैं। जैसे जैसे प्रोटीन के स्ट्रक्चर बनेंगे ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, तो अल्फा हेलिक्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसमें कि एसिड का CO ग्रुप और अमीन का NH ग्रुप आपस में कंबाइंड हो, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और सी बोल रहा है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी वजह से परनीसियस, CIOUS, परनीसियस एनीमिया, ठीक है दोस्तों। तो ये बोल रहा है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी वजह से परनीसियस एनीमिया होता है, ठीक है। और परनीसियस एनीमिया होता है विटामिन B12 की डिफिशिएंसी से, जिसको हम बोलते हैं साइनोकोबालेमाइन, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, एनीमिया का मतलब होता है डिफिशिएंसी ऑफ आरबीसी काउंट। आरबीसी काउंट कम हो जाता है और आरबीसी के मैन्युफैक्चर में हिस्सा लेती है विटामिन B12। विटामिन B12 उनको बनाता है, इसीलिए जो है विटामिन B12 अगर कम हो जाएगा तो रेड ब्लड सेल बनना कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट। अब हम बात करते हैं सेक्शन डी की, है ना। सेक्शन डी आपके पास शायद 5 मार्क्स का है। तो सेक्शन डी क्या बोलता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 26, सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 26, गिव इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, है ना। गिव इक्वेशन फॉर फॉलोइंग रिएक्शन, है ना। तो कौन कौन सी रिएक्शन हो रही भाई, देखिए तो पहला ये बोल रहा है कि जब हम फिनॉल का नाइट्रेशन करवाते हैं कंसंट्रेटेड HNO3 से, ठीक है दोस्तों। तो जब हम फिनॉल का नाइट्रेशन करवाएंगे तो आपको मालूम है फिनॉल जो है एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है, और फिनॉल का अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड से करवाएंगे तो मोनोडाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट न बन के बल्कि क्या हो जाएगा, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, और जिसको हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेटेड के साथ ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पर हम डाइल्यूट करेंगे तो केवल जो है एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ही बनेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, तो कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट के साथ अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। चलिए, तो समझ में आएगा। दूसरा बोल रहा है कि हाँ, जब प्रोपीन का हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होता है ना, B2H6 H2O2 and OH-, ये बोलेगा तो क्या बनेगा, देखिए दोस्तों। तो इस रिएक्शन को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले क्या होगा, CH3CH and CH2, ये क्या करेगा, B2H6 के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसके क्या होगा, 3 मॉलिक्यूल इसके यूज होंगे, ठीक है, और 1 मॉलिक्यूल इसका यूज होगा। तो क्या होगा, B2H6 एक रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब ये इस कार्बन को हाइड्रोजन सप्लाई करेगा और आपस में 3 एल्केन के मॉलिक्यूल बोरॉन से जुड़ जाएंगे। देखो कैसे, तो CH2 CH2 एंड CH3, यहाँ भी CH2 CH2 एंड CH3, और इधर भी CH2 CH2 एंड CH3, ठीक है, ये बन जाएगा। उसके बाद जब हम इसका H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड किसी एल्कली के साथ रिएक्शन करेंगे, देखिए दोस्तों ये जो कंपाउंड है ये क्या करता है, इस पोजीशन पे OH ग्रुप को लगा देता है, ठीक है। तो होगा क्या, एक अल्कोहल बन जाएगा। कौन सा अल्कोहल बनेगा, एक प्राइमरी अल्कोहल। इसके 3 मॉलिक्यूल बन गए और जो बोरॉन है वो H3BO3 की फॉर्म में अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हमें क्या प्रोडक्ट मिला, प्रोपेनॉल, 1 प्रोपेनॉल, ठीक है। तो ये आपको लिखना है। चलिए ठीक है, समझ में आ रहा होगा किस तरह है।
और तीसरा, इसका तीसरा पार्ट है, ये बोल रहा है कि हमारे पास एक ऐसा है CH3ONA, टर्सरी ब्यूटॉक्सी, सोडियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड है ना, सोडियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड है ना, सोडियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड है, और ये रिएक्शन करता है मिथाइल क्लोराइड के साथ, है ना, मिथाइल क्लोराइड, सही है। तो देखिए दोस्तों, ये एक विलियमसन सिंथेसिस मेथड है। कौन सा मेथड है? विलियमसन सिंथेसिस मेथड। इसमें क्या होगा, NaCl निकल जाएगा और एक ईथर बन जाएगी, है ना। तो हमारे पास है CH3, ये CH3 ये ऐसा रहेगा, और O और CH3, ठीक है। तो हो जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर एक प्रोडक्ट बन जाए, ठीक है दोस्तों। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे ट्विस्ट करना चाहूंगा, अगर मान लिया जाए कि टर्सरी सोडियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड ये एल्किल हैलाइड अगर टर्सरी होता और सोडियम वाला प्राइमरी कार्बन पे होता, तो तब ईथर न बन के एल्किल मेजर प्रोडक्ट होती, ठीक है। लेकिन इस केस में जो है एल्किल हैलाइड प्राइमरी है, इसीलिए जो है मेजर प्रोडक्ट ईथर बना। अगर एल्किल हैलाइड टर्सरी होता और ये प्राइमरी होता तो मेजर प्रोडक्ट एल्किन बनता, न कि ईथर। तो यहां पे तो ये ईथर बनेगा। चलिए, हो गया। तो इसका ये पार्ट 1 था, है ना। पार्ट 1 के अंदर 3 सेक्शन है, और 26 वाले का पार्ट बी में पूछा है कि केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश टू कंपाउंड प्रोपेन 1 ऑल प्रोपेन 2 ऑल। तो CH3 CH2 प्रोपेन नहीं, सब ब्यूटेन पूछा है ना, तो ब्यूटेन 1 ऑल एंड ब्यूटेन 2 ऑल, तो मैं सीधे यहीं पे लगा देता हूँ ना, ब्यूटेन 2 ऑल, ठीक है। तो इन दोनों को हमें डिस्टिंग्विश करना है, तो कैसे करेंगे? अब देखिए, यहां पर अगर हम प्रोपेन 1 ऑल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा, प्रोपेनल, और इसका करेंगे तो क्या बनेगा, प्रोपेनॉन, कीटोन बनेगा, ठीक है। तो इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने का सबसे अच्छा मेथड है I2 और NaOH, आयोडोफॉर्म रिएक्शन क्या करेंगे, पहले दोनों को ऑक्सीडाइज करेंगे, ठीक है। तो ये ऑक्सीडाइज होगा CH2CH2CHO प्रोपेनल में, और ये ऑक्सीडाइज होगा इस तरह प्रोपेनोन में, 2 प्रोपेनोन है। आपको मालूम है कि अगर यहां पर ये वाला ग्रुप आ गया तो इसका मतलब ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन पॉजिटिव देगा, लेकिन यहां पर जो है CH3CO ग्रुप नहीं है, तो ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन नेगेटिव देगा। तो इस तरह से हम इन दोनों कंपाउंड को आयोडोफॉर्म रिएक्शन की मदद से सेपरेट कर सकते हैं। चलिए, तो ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसका बी पार्ट में ये पहला था, है ना। अब इसका है सी, है ना। तो 26 में है ये बी, वो ए था जिसमें 3 पार्ट थे, ये बी है। अब इसके बाद है सी। तो सी क्या बोल रहा है कि इंक्रीज ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, है ना। तो इंक्रीज ऑर्डर ऑफ एसिडिटी DITY। तो 3 चीजें हमारे पास है, एक इसने दिया है फिनॉल, और दूसरा इसने दिया है इथेनॉल, और तीसरा इसने दिया है वाटर, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको याद होगा तो फिनॉल जो है रेजोनेंस की वजह से सबसे ज्यादा एसिडिक होते हैं, ठीक है। और आपको मालूम है कि जो अल्कोहल है वो वाटर से भी कम एसिडिक होते हैं। तो सबसे पहले आ गया 1, उसके बाद आएगा 3, और उसके बाद आएगा 2। इसके पीछे भी रीजन ये है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन डोनेशन ज्यादा हो रहा है तो O पे जो है माइनस चार्ज बढ़ेगा, प्रोटॉन को हटाना मुश्किल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन डोनेशन कम है तो O पे नेगेटिव चार्ज कम बढ़ेगा, जिससे कि प्रोटॉन को हटाना आसान होगा। और यहाँ पे क्या है, रिजोनेंस है, तो रिजोनेंस की वजह से H आयन देना इजी हो जाएगा, इसीलिए फिनॉल पहले आ गया, उसके बाद वाटर, उसके बाद अल्कोहल। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है इंक्रीज ऑफ एसिडिटी, ठीक है, ये खत्म हो गया। अब हमारे पास क्या बचा जी, हाँ ये है, खत्म होने वाला है, ज्यादा बड़ा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 का और वाला पार्ट है ना। अच्छा, और वाला, हाउ विल यू ऑब्टेन, हाँ, हाउ विल
यू ऑब्टेन, क्या ऑब्टेन करना हमारा, फिनॉल है ना, फिनॉल PHENOL फ्रॉम, है ना। तो हमें क्या है, फिनॉल लाना है, फिनॉल बनाना है। और किस किस से, देखो पहला है वो बोल रहा है कुमीन, कुमीन, ठीक है। दूसरा बोल रहा है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और तीसरा बोल रहा है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इन तीनों से हमें जो है फिनॉल बनाना। देखो कुमीन होता है हमारा आइसोप्रोपाइल बेंजीन, है ना। तो ये देखो CS, आइसोप्रोपाइल बेंजीन को हम कुमीन बोलते हैं। देखिए आइसोप्रोपाइल बेंजीन का अगर हम कर दे ऑक्सीडेशन, ठीक है, तो ये बनता है COOH और इधर CS3 और ऊपर भी CS3 ऐसा बनेगा। और उसके बाद इसका हम कर देते हैं Na2CO3 के साथ ट्रीटमेंट, ठीक है, और प्लस H2, ठीक। तो होगा क्या, ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है फिनॉल में और एक एसीटोन बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में अलग हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से कुमीन से हम फिनॉल बना सकते हैं, पहले ऑक्सीडेशन, उसके बाद Na2CO3 के साथ रिएक्शन, डायरेक्ट हमें मिल जाएगा फिनॉल, ठीक है दोस्तों। चलिए पहला हो गया। अब सेकंड है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बहुत सिंपल है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड को आप सीधे NaOH से ट्रीट कर दो जी, तो क्या हो जाएगा, सीधे बन जाएगा फिनॉल एंड Na2SO3 अलग हो जाए, फिनॉल मिल गया हमें, ठीक है। और इसको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, तो फिनॉल बनाने का सबसे अच्छा मेथड है, इसको डायरेक्ट आप कर दो H2O के साथ हीट, तो दोबारा से हमें फिनॉल बन जाएगा। तो इन तीनों से हम फिनॉल इजिली इस मेथड से बना सकते हैं। चलिए तो तीनों हो गई। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 26 का, वो जो अभी मैंने तीनों बताया था वो ए पार्ट था, अब आ गया इसका बी पार्ट, है ना। बी पार्ट बोल रहा है स्ट्रक्चर एंड मेजर प्रोडक्ट फ्रॉम डाइनाइट्रेशन ऑफ, हाँ तो ये हमारे पास है मेटा मिथाइल फिनॉल, मेटा मिथाइल फिनॉल। और इसका 2 बार अगर हम नाइट्रेशन करेंगे, डाई नाइट्रेशन पूछ रहा है, 2 बार नाइट्रेशन करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। देखिए दोस्तों, अगर हम इसका पहली बार नाइट्रेशन करेंगे, कुल मिला के देखो अगर हम इसका नाइट्रेशन करते हैं तो हमें नाइट्रोजन ग्रुप कहां कहां लगेगा, ठीक है। तो देखिए एक बार यहां लग सकता है और ये यहां लगेगा। अच्छा आप बोलोगे कि यहां क्यों लगा, देखिए दोस्तों हमारे पास दोनों ग्रुप ऑर्थो और पैराडाइटिक है, लेकिन रिएक्शन उस ग्रुप के अकॉर्डिंग होगी जो ज्यादा एक्टिवेट है, इसीलिए OH जो है मिथाइल ग्रुप से ज्यादा एक्टिवेट है, इसीलिए जो है OH के अकॉर्डिंग रिएक्शन होगी। तो यहां 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 दोनों ऑर्थो और एक पैरा पोजीशन पे प्रोडक्ट यानी NO2 ग्रुप लगेगा। तो एक ऑर्थो पे मैंने लगा दिया, दोबारा होगा तो जो है एक ऑर्थो और एक पैरा पे लग दिया, और तिबारा से हम करेंगे तो क्या होगा, एक OH तो यहाँ है, CS3 यहाँ है, तो एक NO2 यहाँ, एक NO2 यहाँ और एक NO2 यहाँ, ठीक है। अब देखिए दोस्तों कौन सा हमें मेजर प्रोडक्ट छांटना है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें तो मोनो है, ठीक है, तो ये वाला इसमें ट्राई है, तो हमें डाई की बात करनी है। तो देखिए तीनों NO2 ग्रुप यहाँ है, लेकिन इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो इन दोनों में के बीच में जगह कम है, तो यहाँ पे जो है स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से NO2 ग्रुप का इंट्रोडक्शन नहीं हो पाएगा इस ऑर्थो पोजीशन पे। इसलिए जब आप इस ग्रुप का 2 बार नाइट्रेशन करवाएंगे तो एक बार तो ये लगेगा पैरा पोजीशन पे और दूसरी बार लग जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे। इसीलिए जो है इन सब में जो है ये वाला जो प्रोडक्ट होगा वो जो है मेजर प्रोडक्ट होगा। यहां पर NO2 क्यों नहीं आया, क्योंकि वो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से इनके बीच में जगह कम है, यहाँ जगह ज्यादा है, यहाँ खाली जगह है, तो जहां खाली जगह मिलेगी वहां NO2 इजिली अटैच्ड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर इसका नाम हो जाएगा, देखिए 1 2 इधर से 2 3 4 5 6
तो 5 मिथाइल 2,4 डाइनाइट्रो 2,4 डाई नाइट्रो और क्या हो जाएगा फिनॉल, नाइट्रोफिनॉल। तो 5 मिथाइल 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल विल बी मेजर प्रोडक्ट ऑफ द मेटामिथाइल फिनॉल का, है ना। चलिए तो ये भी हो गया। अब इसका सी, लास्ट है इसका सी पार्ट। तो सी क्या बोल रहा है देखो, हाँ कोलबे रिएक्शन बोल रहा है, कोलबेज रिएक्शन करनी है आपको, है ना। बहुत सिंपल है कोलबे रिएक्शन जी। रिमेटिमन वहां पे आ गई थी, अब ना रिमेटिमन नहीं, कोलबे रिएक्शन में फिनॉल और फिनॉल का हम पहले करते हैं NaOH के साथ ट्रीटमेंट। चलो मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, फिनॉल NaOH एंड यहाँ पे आएगा CO2, ठीक है दोस्तों। तो डायरेक्ट आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, यहाँ OH और यहाँ पे लग जाएगा C डबल बॉन्ड OH ग्रुप, तो इसका नाम हो जाएगा सैलिसाइलिक एसिड। तो ये हुई हमारी कोलबे रिएक्शन, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा और घुमा के करना है तो पहले आप रिएक्शन कीजिए NaOH के साथ, तो यहाँ पर हो जाएगा ONA, हर बार ऐसे होता है, और उसके बाद आप CO2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो आपको डायरेक्ट क्या मिल जाएगा, सैलिसाइलिक एसिड। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कोलबे रिएक्शन, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये पूरा पेपर मैंने सॉल्व करवा दिया है ऑर्गेनिक सेक्शन का, ठीक है। चलिए, तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच।